हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई अकेडमी। और जैसा कि आपको टॉपिक पता है कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले वाले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके थे कि किसी भी नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो मैंने बताया था, मान लो कोई एन कोई नंबर है, ए की पावर पी है, बी की पावर क्यू है एंड सी की पावर आर एंड सो ऑन। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, पी प्लस वन, क्यू प्लस वन, आर प्लस वन एंड सो ऑन। ठीक है, बस इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल आएंगे। तो एक पॉइंट तो हमारा ये था। तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, नंबर जो भी पॉइंट का रह गया हो वो आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज एक्सप्रेसिंग a given number as a product of two factors. Two factors. ओके जी, तो ये पॉइंट है। अब इसमें करना ये है, समझाया ये जा रहा है, करना ये चाह रहे हैं कि इस पूरी बात का मतलब क्या है, समझो। जैसे यहाँ मान लो 48 में एक नंबर लेता हूँ, 48 को दो फैक्टर में कन्वर्ट करो, 16 इंटू 3, 24 इंटू 3, 6 इंटू 8, और कोई रह गया 16 इंटू 3 और 12 इंटू 4। इस तरह से देखो कि 48 को दो फैक्टर कौन कौन से, 16 और 3। तो ऐसे कितने पेयर में, ऐसे कितने दो फैक्टर के पेयर हो सकते हैं 48 के, वो कैसे निकालते हैं। 48 के ऐसे दो फैक्टर के पेयर, जिसमें 48 के ऐसे नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं फैक्टर्स के, जिनमें दो फैक्टर का 48 को दो फैक्टर में आपने कन्वर्ट किया, और ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं। जैसे 16 इंटू 3 मतलब 48, 24 इंटू 2 48, 6 इंटू 8 48, 12 इंटू 4 48। तो इस तरह से 48 को और भी पेयर हो सकते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर हमने 4 तरह से 48 को लिखा हुआ है, जिसमें दो फैक्टर में रखे हुए हैं। दो फैक्टर क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं। तो इसका एक अपना कंसेप्ट होता है, एक लॉजिक होता है। वो लॉजिक क्या है उसको देख लेते हैं, चलिए वो लिख लेते हैं। तो देखिए, मान लो कोई नंबर है हमारे पास में, ठीक है ना, कोई नंबर हमारे पास में है n को हम फैक्टराइज कर रहे हैं, a की पावर p, b की पावर q एंड c की पावर r एंड सो ऑन, ऐसे जा रहे हैं। जहां पर p q r इंटीजर्स, ये क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड a b एंड c r प्राइम नंबर्स, r प्राइम्स। ये कंडीशन होनी चाहिए। मतलब n कोई नंबर है जिसको हमने फैक्टराइज किया है, फैक्टराइज करने पे हमको a b c, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r एंड सो ऑन, ऐसे और भी हो सकते हैं। जहां पर p q r मतलब पावर्स क्या होंगी, इंटीजर होंगी, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी। पावर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या होंगी ये, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लियर है ना। और जो बेसिस होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। तो ये आपको एक कोई नंबर दिया गया है, कंपोजिट नंबर है, जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज एक्सप्रेसिंग अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो देखो, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, नंबर ऑफ वेज क्या हो गया हमारे पास में, एक बार बिगड़ गया तो फिर लिख नहीं सकता। तो नंबर ऑफ वेज क्या होता है, 1/2 p प्लस 1, q प्लस 1, r प्लस 1
एंड सो ऑन। क्लियर है ना, ऐसे चलता जाएगा। तो जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं उनको 1/2 से डिवाइड कर दो। तो ये कंडीशन याद रखनी है आपको, ये तरीका है निकालने का प्रोडक्ट। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम और क्रिएट होगी यहां से। प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी इफ, प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि ये जो P है, Q है, ये R है, ये अगर इवन फॉर्म में हुए, तो अगर ये इवन हुए, सभी इवन हुए, तो बेटा ये क्या हो जाएंगे, ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, और ऑड नंबर का आप प्रोडक्ट निकालो तो हमेशा क्या निकलेगा, ऑड ही निकलेगा। ऑड नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ऑड निकलता है, तो ऑड नंबर को 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा। और नंबर ऑफ वेज डेसिमल फॉर्म में होंगे नहीं भाई, नंबर ऑफ वेज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? जैसे कि नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ गर्ल, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ आइटम्स कभी फ्रैक्शन में हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ वेज भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकते हैं। क्लियर है ना? इसलिए अब कंडीशन ये है कि इफ, मान लो कंडीशन ये आ गई, इफ P Q R ऑल आर इवन, ऑल आर इवन, अगर ये सब इवन है तो भाई P Q R ऑल आर इवन, अगर ये सब क्या है, इवन है, इवन होने के केस में क्या करेंगे भाई, इवन होने के केस में क्या करेंगे, इवन होने के केस में 2 कंडीशन अप्लाई होंगे। इवन होने के केस में 2 कंडीशन आएंगे। पहली आएगी देन, हाँ इवन है तो देन द नंबर n will be a perfect square, a perfect square। अब ये बात सबको समझ में नहीं आ रही होगी, अब मैं समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने यहां पे क्या ले लिया, 12/25 ले लिया, ये 12/25 है, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, मतलब देखो अगर आप देखोगे ये 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, तो यहां पर ये भी इवन है और ये भी क्या है, ये भी इवन है। क्लियर है ना? दोनों इवन है पावर में, दोनों इवन है, और बेस कुछ भी है, प्राइम नंबर्स हैं, ये देख लिया हमने। अब मुझे बताओ कि अगर मैं यहां पर 2 + 1 करूं, 2 + 1 कर दूं, कितना आ जाएगा, 3 × 3 दैट इज इक्वल टू 9। क्या 1/2 उसको निकाल सकते हैं? क्या निकाल पाएंगे 1/2? नहीं निकाल पाएंगे, कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अब इस केस में करना क्या होता है, समझो। अच्छा, तो ये जो बोला गया कि भाई ये सब क्या है, इवन है, तो जो n होता है, n मतलब कौन, ये n है ना, दिस इज n, ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्यों? अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट निकालोगे तो इस तरीके निकलेगा। ये 35 का क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 35। क्लियर है ना? तो हमेशा अगर इवन पावर्स हैं तो वो क्या होगा, एक नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इस केस में देन अब करना क्या है, अब 2 केसेस बनेंगे यहां पे। देन क्या होगा, पहला एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, इज इक्वल टू, अब उसका फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंट फैक्टर्स का फॉर्मूला होगा 1/2 P + 1 Q + 1 R + 1 एंड सो ऑन -1। ये हुआ हमारे पास में फॉर्म, पहला केस। दूसरा कंडीशन क्या, एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट 2 फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स। अब यहां पर डिफरेंट वाला केस नहीं बोला गया है, मतलब डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, 1/2 + 1। क्लियर? बस ये 2 केसेस आपको दिमाग में रखने हैं। अब मैं इसके एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। एक बात आपको बार बार समझ में नहीं आ रही होगी, बार बार यूज कर रहा हूं मैं, कि यहाँ पर डिफरेंट फैक्टर्स का क्या मतलब है सर। तो देखो बेटा, मैं एक बात बता देता हूँ आपको। डिफरेंट फैक्टर का मतलब ये है कि जैसे यहाँ 48 लिया गया, सॉरी, जैसे यहाँ पे 36 लिया गया, क्या लिया गया, 36। अब 36 के फैक्टर करो,
36 के 2 फैक्टर आ जाएंगे, मतलब 6 इंटू 6 एक पेयर बन सकता है, 2 इंटू 18 एक पेयर बन सकता है, 3 इंटू 12 एक पेयर बन सकता है, 4 इंटू 9 एक पेयर बन सकता है, ठीक है, 36 इंटू 1 एक पेयर बन सकता है। ऐसे कई सारे पेयर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, ऐसे कई सारे पेयर और भी बन सकते होंगे, मैंने ऐसे ही रैंडम ले लिया। अब इसमें से कौन सा छोड़ देना है, ये वाला, इसको छोड़ दो, क्योंकि क्या बोला गया, डिफरेंट 2 फैक्टर्स, 2 और 18 अलग अलग है, 3 और 12 अलग अलग है, 4 9 डिफरेंट है, 36 और 1 डिफरेंट है, क्लियर है ना। लेकिन जब बात दूसरे की आएगी तो एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, मतलब 2 फैक्टर का प्रोडक्ट लेना, ये कंडीशन नहीं लगाएगी कि ये डिफरेंट होने चाहिए, देन यू कैन टेक दिस, तब आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, क्लियर है ना। इसीलिए यहां पर -1 एक फैक्टर ऐसा होता है जिसमें सेम होते हैं, एक माइनस किया गया, यहां पर 1 ऐड कर दिया गया। इज इट क्लियर? बस अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व इस पे। तो एक बड़ा कंसेप्ट था इसलिए मैंने इसको अलग से करवाया है, तो आप दिमाग में रखें, बहुत बेहतर कंसेप्ट है। आइए एक सेकंड बच्चों, देखिए अब इस पे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका अपना एक अलग मजा है। क्वेश्चन लेते हैं एक, ये बोला गया है यहाँ पर, मान लो क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कि 44100, इस एक नंबर है और इसमें फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ वेज एक्सप्रेसिंग as product of 2 factors, as product of 2 factors, क्लियर है ना। तो फर्स्ट काम क्या करना है आपको, उसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 3 चौको 12 सॉरी 21, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, ये मिल गया हमें। इसको फैक्टराइज करोगे बेटा यही मिलेगा। मैंने थोड़ा वर्बली कर लिया है, मुझे याद नहीं है कि मैं लर्न करके बोल रहा हूँ। मैंने इसको कैसे सोचा कि 441 हो गया, 100 हो गया, ये होता है 21 का स्क्वायर, 21 में फैक्टर होता है 7 और 3 का, पावर 2 है तो उसमें 2 मिल गए। ये 25 ये होता है 10 का स्क्वायर, और 10 में 5 इंटू 2 होता है, पावर 2 तो उसके भी 2, क्लियर। ऐसे सोच के निकाल लिया मैंने, क्लियर है। तो देखो अब हम उसको कंपेयर कर लेंगे, किससे कंपेयर कर लेंगे, कैपिटल N दैट इज इक्वल टू A की पावर P इंटू B की पावर Q इंटू C की पावर R इंटू A की पावर P, B की पावर Q, C की पावर R इंटू D की पावर S, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू 2, Q इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 2 एंड S इज इक्वल टू 2, ये आ गया। अब नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, नंबर ऑफ वेज एंड सो ऑन, जो भी है पूरा स्टेटमेंट आप खुद से लिख सकते हैं। 1/2, हाँ अब समस्या क्या आ गई कि यहां पर फैक्टर आ गए इवन आ गए ना, फैक्टर इवन, फैक्टर हमारे पास में कैसे आ गए, सारे इवन फैक्टर हैं, सारे क्या हमारे पास में इवन फैक्टर है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स as product of 2 different factors, as a product of 2 different factors, तो मान लो डिफरेंट बोला गया तो P + 1, Q + 1, R + 1, S + 1 सॉरी -1, सॉल्व करेंगे 1/2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 -1,
1/2, 81 minus 1 and that is equal to 1/2 is equal, sorry, into 80 कट गया 40। 40 ऐसे फैक्टर्स होंगे जिन जो मतलब जिसमें से क्या होगा, सारे डिफरेंट फैक्टर्स होंगे। मतलब ऐसे पेयर कितने बन रहे हैं, 40 पेयर, 40 पेयर ऐसे बन रहे हैं जिनमें क्या हो रहा है, दो फैक्टर मिल रहे हैं और दोनों फैक्टर क्या अलग अलग हैं और उनका प्रोडक्ट क्या है 44100। लेकिन अगर बात की जाए कि यहाँ पर डिफरेंट हटा दें, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ डिफरेंट हटा दूं और सिर्फ 2 फैक्टर बोल दूं, जैसा कि ऊपर बोला गया 2 फैक्टर, तो बेटा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा +1, यहाँ पे क्या करना +1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 82 आ जाएगा और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 41। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 41। दिस इज 41 फैक्टर, दीज आर टोटल 41 सच पेयर्स हुज प्रोडक्ट इज 44100। ऐसे 41 पेयर्स बनेंगे जिसमें से सेम वाला भी इंक्लूड होगा, सेम वाला भी क्या होगा इंक्लूड होगा। ओके, चलें आगे की तरफ। तो ये था हमारा कंसेप्ट। इसमें कुछ और क्वेश्चन भी क्या हो सकते हैं, क्या मैं सोच सकता हूं ऐसे कुछ क्वेश्चंस? एक सेकेंड, बहुत अच्छा कंसेप्ट था इसलिए इसको मैं चाह रहा था कि और एक क्वेश्चन करवा दूं उसमें, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, तो चल ही रहा जैसा चल रहा है। यस, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। रफ कर दूं उसको मैं बच्चों, चल चल दूसरा क्वेश्चन लिखिए, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इन हाउ मेनी वेज कैन 14630 be written as the product of two factors, written as the product of two factors। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। देखिएगा, आप क्या करना, सिंपल सा काम, पहले 14630 को फैक्टराइज करो। इसको फैक्टराइज करेंगे तो उसके फैक्टर निकाल लो। यहाँ ऐसे आप फैक्टर निकाल सकते हो, अगर आप वर्बल निकाल सकते हो। पवंजा 5, 7 to the 14, 7 से 11 से कर लो, 11 जा 11, 9 जा 99 और 19 1 जा 19। फैक्टर आ गया 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 19, ये इसके फैक्टर आ गए। जब इसके ये फैक्टर आ गए तो आप ध्यान से देखिएगा, तो ये n कंपेयर करो, n इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r इंटू d की पावर s इंटू e की पावर f। देयरफॉर p इज इक्वल टू सबकी पावर 1 है, p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1 एंड f इज इक्वल टू 1। ओके, चलिए करना क्या है हमें कि रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। अब ये इवन तो है नहीं है, ये क्या है, सारे ऑड हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो नंबर ऑफ वेज जो भी है स्टेटमेंट लिख लीजिए, 1/2, 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। क्या आ गया 1/2, सिक्सटीन ऐसे तरीके होंगे जिस तरीकों में हम ये 14630 को दो फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं, दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कितने तरीकों से, 16 वेज हैं। देयर आर 16 वेज टू राइट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ टू फैक्टर्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। क्लियर है ना।
जिसमें सेम वाला भी इंक्लूड है और डिफरेंट वाले भी इंक्लूड है। सेम वाला सिर्फ एक होता है, अगर पूछा जाए कि डिफरेंट तो 1 कम कर दो। अच्छा 1 कम करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सुनो, क्योंकि यहां पर तो ये प्राइम नंबर है ही नहीं है, सॉरी ये एक स्क्वायर नंबर है ही नहीं है, तो सेम वाला आएगा ही नहीं। जब स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो सेम वाला कभी नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्ट ऐसे निकल आता है। और जब सारे इवन नंबर होंगे, मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर इवन होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इवन तब जब ये सारे नंबर क्या होंगे, इवन तब की, ये नहीं कि 2 इवन है एक ऑड, ऐसा नहीं, क्योंकि ऑड नंबर जब भी आएगा कहीं पर तो ऑड के साथ अगर इवन आ गया तो वो ऑड नंबर इवन बन जाएगा प्रोडक्ट फॉर्म में। जब जैसे मान लो 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करो, कितना हो जाता है 6, इवन हो गया। 3 इंटू 7 करो और फिर 2 कर दो 7, तो 42 हो जाएगा। 42 क्या है, एक इवन नंबर, तो उस सारे केसेस में 2 से डिवाइड हो जाएगा और वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएगा। क्लियर है ना? मैं रफ कर दूं, चलो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट को लेकर के। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। मान लो कोई नंबर है, उस नंबर के सारे फैक्टर्स का सम निकालना है, उस नंबर के सारे फैक्टर का क्या निकालना है, सम निकालना है। चलिए देखिए, मान लो कोई नंबर है हमारे पास में n, n इज इक्वल टू कोई कंपोजिट नंबर है n, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर n। इस तरह से इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, जहां पर p q r आर पॉजिटिव इंटीजर and a, b and c are प्राइम्स। क्या है, प्राइम्स। तो देखो बेटा तब क्या करते हैं, तब हमें क्या करना है, तो नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना होता है। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स इंक्लूडिंग वन एंड इटसेल्फ, इंक्लूडिंग वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ। क्या होगा, a की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, a की पावर q प्लस b की पावर q प्लस 1 अपॉन माइनस 1 b माइनस 1, c की पावर q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन c1, ऐसे चलता जाएगा। क्लियर है ना? तो ये वो ट्रिक है, ये वो तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ना? तो आइए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे क्या ले रहे हैं हम लोग, एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग 48। क्या ले रहे हैं एग्जांपल, 48। अब 48 को पता करना है कि इसमें इसके जितने भी फैक्टर हैं, जितने भी फैक्टर हैं उन सबको हम लोग ले लेंगे। देखो अब जितने भी फैक्टर है कौन कौन से आ गए इसके, मान लो इसके फैक्टर, हम इसको क्या कर लेते हैं, इसके लिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, मतलब जो इसके फैक्टर बन सकते हैं टोटल फैक्टर क्या है, इसको प्राइम फॉर्म में इस तरह के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। देखो तो 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 ऐसे आएगा। क्लियर है ना? अब इसको इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर लिया। देखो ये प्राइम है और ये क्या है, इंटीजर्स हैं पॉजिटिव। अब क्या करना है, तो कंपेयर कर लो इसको, कैपिटल N इज इक्वल टू a की पावर p एंड b की पावर q। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना है 2 और p इज इक्वल टू कितना है 4 एंड b इज इक्वल टू कितना है 3 एंड q इज इक्वल टू कितना है 1। तो क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। दिस इज इक्वल टू a का पावर p। a का पावर p का मतलब a कितना बच्चों, a है हमारे पास में 2, तो यहां रखेंगे 2 और p कितना है 4, 4 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, क्योंकि यहां पर सिर्फ 2 लेने हैं क्योंकि हमें a और b दिया गया।
अगर और एक फैक्टर प्राइम दिया होता, उसकी कुछ पावर दी होती तो हम सी भी लेते, और भी दिया होता तो डी लेते, और भी दिया होता तो ई लेते, ऐसे करते जाते हैं। लेकिन 3 तक आता है, 3 या 4, मैक्सिमम 4 तक आता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा है। ठीक, 4-5 से ज़्यादा। ओके, तो ये कितना हुआ 3 की पावर 1, 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, कैलकुलेट कर लो कितना हुआ 32 माइनस 1 अपॉन कितना हुआ 1, 9 माइनस 1 अपॉन कितना हुआ 3, 31 अपॉन 1 इंटू 8 अपॉन 3। क्लियर है नहीं क्लियर है? एक सेकेंड, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, मैं सोच रहा हूँ कट क्यों नहीं रहा, ये तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 4 जा 4 1 जा 4, 124। या इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक स्टेप, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं सिंप्लीफाई, 31 इंटू 4 एंड दैट इज इक्वल टू 124 सम होगा, क्या होगा 124 सम। क्लियर है ना? तो ये तो मैंने पूरा एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि आप समझ पाए पूरा कंसेप्ट क्या है, कोई जल्दबाजी ना हो। मगर आप क्या कर सकते हैं ना, आपको इतना ज्यादा सोचना नहीं है, ये दिमाग पर रखना है p+1 q+1 -1 -c, और जो ऊपर ले रहे हैं वही नीचे लेते हैं, बस खाली पावर हटा देते हैं, एक ही b की और c। क्लियर है? चले अब आते हैं हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसको डिस्कस करते हैं। रफ कर दूं मैं इसको, मैं और भी कुछ कंसेप्ट डिस्कस करूंगा आपके साथ में धीमे धीमे करके। कुछ हम लोग मिसलेनियस क्लासेस लेंगे जिसमें जो कंसेप्ट रह जाएंगे, क्योंकि कितना भी करें ऐसे तो फिर पूरा महीना चलेगा, पूरा एक मंथ रियल नंबर पे निकल जाएगा। इतना रियल नंबर है, इतना नंबर सिस्टम में है कि पूरा एक मंथ अगर मैं पढ़ाऊं तो एक मंथ में खत्म नहीं होगा, इतने सारे कंसेप्ट, क्योंकि ऑलमोस्ट जितना भी आप सोचते हैं सब कुछ नंबर सिस्टम में आ जाता है। पूरी कॉमर्शियल मैथमेटिक्स को भी नंबर सिस्टम में ही काउंट किया जाता है। एक बात मैं बता दूं, हालांकि उसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का टॉपिक अलग से पढ़ाऊंगा, प्रॉपर एक लेक्चर बनाऊंगा उसके लिए। सर्ट्स वगैरह मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छा पढ़ाया है, सर्ट्स वगैरह। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में यूक्लिड डिवीजन लेमा। मान लो कोई नंबर ए है, इस ए नंबर को बी डिवाइड करता है, वो क्यू टाइम्स डिवाइड करता है, और रिमाइंडर क्या होता है आर। ये तो यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। वेयर आर क्या है, आर की लिमिट क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। मतलब ये कहने का है कि अगर 4 9 को डिवाइड कर रहा है तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, तो ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या है, देखो डिवाइजर से छोटा है, कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं होगा, अगर इक्वल होगा तो फिर रिमाइंडर 0 आएगा, तो रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं हो सकता, में छोटा होगा। तो मैं अगर कह दूं कि मान लो फॉर एग्जाम्पल इफ any number is divided by 4, then possible remainders are क्या होंगे। मान लो कोई नंबर 4 से डिवाइड की जा रही है तो उसके रिमाइंडर्स क्या हो सकते हैं, तो 4 है ना। कोई नंबर मान लो कि x है, x को कौन डिवाइड कर रहा है 4, तो रिमाइंडर्स जो है वो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन 4 नहीं हो सकती है। जो भी हमारा डिवाइजर होगा, डिवाइजर से छोटे लेकिन निगेटिव भी नहीं हो सकता, तो 0 से लेकर के बिलो डिवाइजर जो भी है हमारे पास में उससे छोटा ले लो नंबर, और 0 से ले लो, तो 0 1 2 3 ये क्या हो सकते हैं, रिमाइंडर्स, पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं। तो जो भी नंबर 4 से डिविजिबल होगी किस फॉर्म में लिखी जा सकती है, 4n प्लस 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4n प्लस, यहाँ पर रिमाइंडर आपका 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, ये आ सकते हैं। 4n प्लस के या जो भी चाहो ले लो रिमाइंडर, जिसकी लिमिट मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया 4n प्लस 1 तो लेंगे नहीं, मतलब जो 4 से अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो नंबर्स की पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो नंबर 4n फॉर्म में होगी, या तो 4n प्लस फॉर्म में होगी, या फिर 4n प्लस 2 फॉर्म में होगी, या 4n प्लस 3 फॉर्म में होगी। तो नंबर्स इसी फॉर्म में हो सकता है सिर्फ।
अगर आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे, कोई भी एक नेचुरल नंबर है उसको आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वो नंबर सिर्फ इसी फॉर्म में हो सकती है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ मान लो 11, तो 4 2 ज़ा 8, रिमेनिंग कितना आ रहा है 3। देखो 3 है तो ये नंबर किस फॉर्म में लिखा है 4 2 ज़ा प्लस का 3 है ना, एन का वैल्यू कितना है 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 है, तो है ना इसी फॉर्म में ये, तो हमेशा इसी फॉर्म में लिखा होगा अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं। मान लो 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6n या फिर 6n प्लस 1 या फिर 6n प्लस 2 या फिर 6n प्लस 3 या फिर 6n प्लस 4, 6n प्लस 5 एंड 6n प्लस 6। क्या ये होगा? ये नहीं होगा, सिर्फ इतने नंबर्स आएंगे। इतने फॉर्म में अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड की जा रही है तो वो नंबर का फॉर्म या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये। जो पहला वाला है ये क्या होता है फैक्टर, मतलब मल्टीपल होगा उसका, मतलब ये 4 का मल्टीपल होगा, 6 का मल्टीपल होगा हमेशा। लेकिन ये नंबर कभी भी 4 से या 6 से डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होंगे क्योंकि रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है हमारे पास में। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो बस मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से हम ये आराम से डिसाइड कर सकते हैं कि रिमाइंडर्स की कोई नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होते हैं, तो पॉसिबल रिमाइंडर्स हम निकाल सकते हैं। आप लोग में से काफी लोगों को बताई ये बातें मैंने, लेकिन अब क्या है कि अब हम लोग स्टेज 2 की तरफ तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह इसके कंसेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने एक दो जब मिसलेनियस जो क्वेश्चंस की क्लास ली है, पहला लेक्चर आपके पास वही गया है, तो उसमें आप देख सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन में डिस्कस किया है वहां पर। क्लियर है ना? चलिए, और तो मैं कुछ सारी चीजें बताता रहूंगा, बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, लेकिन जरूरी चीजें मैं डिस्कस जरूर कर दूंगा। ठीक, तो ये हमारे पास में कंडीशन हमको दे दी। तो अब हम लोग यहाँ पर कंडीशंस ले लेते हैं, मतलब अब अगर ऐसा है तो पहली बात, फर्स्ट ए ये कहता है कि द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ ए, द लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ ए, इस ए का जो लार्जेस्ट मल्टीपल क्या होगा, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ ए, सॉरी ए नहीं बी, वही मैं सोच रहा हूं कि बी का क्यों, इसका मतलब बी कितनी बार जाएगा, क्लियर, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ बी which is less than or equal to a or equal to a के इक्वल हो या छोटा हो, is obtained by subtracting remainder, subtracting r from a, that is क्या, a minus r, क्लियर है ना, r from a, क्लियर है नहीं क्लियर? जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला 5, मैंने बोला क्या, मान लो 27 है, 27 को 5 डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करने दो, ठीक, क्या पूछा गया, लार्जेस्ट मल्टीपल ऑफ बी, एक बी का ऐसा मल्टीपल, बी मतलब डिवाइजर, 5 का एक ऐसा मल्टीपल निकालो जो ये ए है, ये क्या है बी, और ये क्या है क्यू, एंड दिस इज क्या है आर, क्लियर है ना? तो बी का एक ऐसा बड़ा से बड़ा मल्टीपल निकालना है जो ए से छोटा हो या फिर ए के इक्वल हो। तो 27 तो 5 का मल्टीपल हो नहीं सकता, तो छोटा ही निकलेगा। अब छोटा कैसे निकलेगा, वो ये क्या, a माइनस आर, तो a क्या है 27, r क्या है 2, दैट इज इक्वल टू 25। अब जो आया बताओ ये 5 का मल्टीपल है या नहीं है, 5 का मल्टीपल। इज दैट क्लियर और नॉट? ये था हमारा पहला पॉइंट, ये था हमारा पहला पॉइंट ए। दूसरा देखो, दूसरे में क्या है, सेकंड बी में, बी देख लो, बी में है कि द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, अब आ रही बात द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, द स्मॉलेस्ट multiple of b which is greater than or equal to a,
इक्वल टू ए इज ऑब्टेन्ड बाय ऐड करके क्या b माइनस आर टू ए मीन्स क्या हुआ b माइनस आर प्लस का a, ये वो नंबर होगी, स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा किसका, b का। कैसे मिलता है, डिवाइजर से रिमाइंडर कम करो, जो भी आएगा उसको a में ऐड कर दो, वो मल्टीपल किसका होगा, b का। कैसा होगा, स्मॉलेस्ट मल्टीपल। समझो, मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं, एग्जांपल लेता हूं, मान लो 49 ले रहा हूं मैं एग्जांपल के तौर पर। अब 8 49 को डिवाइड कर रहा है, 8 6 कितना आया 48। अगर ये होता कि लार्जेस्ट मल्टीपल निकालना है, लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट में क्या करते, लार्जेस्ट मल्टीपल निकालते, 49 में 1 कम कर देते, 48 आता, 48 को 8 से डिवाइड करते, आराम से हो जाता, और 8 का मल्टीपल भी होता, और वो क्या होता, इक्वल टू ए, या फिर लेस देन ए, तो लेस देन ए होता। लेकिन स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्यों बोला गया भाई, स्मॉलेस्ट का मतलब कि 49 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ए से बड़ा होना चाहिए, या फिर ए के इक्वल होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल मतलब ऐसा स्मॉलेस्ट जो 49 से बड़ा हो और सबसे छोटा हो। मतलब 8 के तो बहुत सारे मल्टीपल्स होंगे ना, 8 के मल्टीपल्स, हर एक नंबर के इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं, ऐसे ही 8 के भी इनफाइनाइट मल्टीपल्स होंगे, और वो क्या होंगे, और बड़े होते चले जाएंगे। तो हमें ऐसा स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है, सबसे छोटा मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल तो 8 अपने आप में अकेला होगा। 8 इंटू 0 तो हम कह रहे हैं 0 मल्टीपल होगा, 8 का तो 0 मल्टीपल होगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8। तो मैं कह रहा हूं कि 8 का ऐसा छोटा मल्टीपल जो 49 से क्या हो, बड़ा हो, या 49 के इक्वल हो। और 49 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 8, तो 49 से जस्ट बड़ा ऐसा नंबर जो 8 का मल्टीपल हो। वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो ऐसे डिसाइड करेंगे, 8 डिवाइजर है, -1 रिमाइंडर, और इसको किसके साथ ऐड कर देंगे, 49 के साथ। कितना आ जाएगा, 7 + 49, एंड दैट इज इक्वल टू कितना, 56। एंड 8 डिवाइड्स 56, इट मींस 56 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 8। 56 इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 8। ये चीज आपको समझनी थी। अब बात करते हैं HCF और LCM की, ये नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग HCF और LCM के बारे में आज पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना रखते हैं क्योंकि फिर बहुत लेंदी वीडियो हो जाता है हमारा। तो आई होप आप सभी ने यहां तक के कंसेप्ट को पढ़ा है, समझा होगा, और इसके बाद में आपको HCF और LCM उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एंड फिर सक्सेसिव डिविजन्स के बारे में बताएंगे अगले लेक्चर में, और इसके साथ साथ उनके क्वेश्चंस भी करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।